नमस्कार। बाइस्ट ओपिनियन के नए अंक में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के अंक में फिर से हम झारखंड सरकार और केंद्र सरकार के बीच में जो 1,36,000 करोड़ बकाया को लेकर के जो मामला फंसा हुआ है, हम उसी पे चर्चा करेंगे। दोस्तों, इस पूरे मामले में एक नया ट्विस्ट आया है। जब पंकज चौधरी ने यह स्पष्ट कर दिया संसद में कि भैया झारखंड सरकार का केंद्र के पास में कोई रुपया बकाया नहीं है, तो यहां पर जो सरकार है, हेमंत सोरेन की जो सरकार है और उनके जो स्पोक्स पर्सन हैं, वो एकदम बौखलाए हुए से कहे कि भाई अब हम यहाँ पे 15 दिन के अंदर अगर पेमेंट नहीं किया तो हम यहाँ से एक ढेला भी जो है सो कोयला का झारखंड से बाहर ले जाने नहीं देंगे। स्वाभाविक सी प्रतिक्रिया थी और ये उन दोनों की याद आ गई जब झारखंड आंदोलन अपने पीक पे था। यहाँ पे हमेशा कोल ब्लॉकेट, मिनरल्स ब्लॉकेट के नाम पर यहाँ से खनिज पदार्थ जो भी यहाँ से मिनरल्स निकलता उसको बाहर नहीं ले जाने दिया जाता था। उसकी याद ताजा हो गई दोस्तों। लेकिन उसके बाद जब राज्य सरकार ने मिल बैठ करके बात किया अपने अधिकारियों के साथ, जब उन्होंने मीटिंग की और इसी प्रकार से केंद्र सरकार के भी जो अधिकारी उन्होंने भी इस पर चिंतन मनन किया, तो स्पष्ट ये हुआ दोस्तों कि केंद्र सरकार के पास में वाकई झारखंड सरकार का कोई बकाया नहीं है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि 1,36,000 करोड़ रुपया का बकाया झारखंड सरकार का किसी के ऊपर नहीं है। दरअसल दोस्तों, ये बकाया जो है, जो केंद्र सरकार की बहुत सारी कोल कंपनियां हैं उनके ऊपर में है। तो ये मामला इस प्रकार से हो गया कि आपके नौकर ने कर्ज ले रखा है और जो कर्ज दिया है वो वसूलने के लिए किसके पास जा रहा है? मालिक के पास जा रहा है। दरअसल झारखंड सरकार को ये जो कोल कंपनियां हैं इनके पास जाना चाहिए था और इनसे जो है, जो बकाया रकम है उसकी वसूली की जानी चाहिए थी। जो झारखंड सरकार ने गफलत के कारण, अपने अधिकारियों के कारण कहीं ना कहीं झारखंड सरकार को सर झुकाना पड़ा और केंद्र सरकार के द्वारा उनको कहीं ना कहीं एक, अब आप क्या कहेंगे अब प्रशासनिक भाषा में, कि उनको जो स्पष्टता उन्होंने दी कि भैया आपका कोई बकाया नहीं है, वो गलत नहीं कह रहे थे। और अब राज्य सरकार इसको स्वीकार कर रही है। और अब ये कोल कंपनी इसको अप्रोच कर रही है कि भैया मेरा बकाया दो। अब ये बकाया है क्या? देखिए दोस्तों, जो कोल रॉयल्टी की बात है वो मैं बार बार अनेक वीडियो में स्पष्ट कर चुका हूं कि 2026 से पहले किसी भी मिनरल्स पे कोई भी रॉयल्टी जो है किसी भी राज्य सरकार को, मैं झारखंड सरकार की सिर्फ बात नहीं कर रहा हूं, किसी भी राज्य सरकार को 2026 से पहले नहीं मिलेगी और ना मिलने वाली है। तो फिर बकाया कौन सा है? बकाया है दोस्तों कि यहाँ पे जो कोल कंपनियां हैं उनको जो एक पर्यावरण सीमा जो है उनको उनके लिए तय किया जाता है कि जब भी ये कहीं पर कोल निकालने की कोशिश करते हैं, कोयला निकालने की कोशिश करते हैं, जब खनन का कार्य करते हैं तो एक सीमा निर्धारित होती है और अगर आप उस सीमा का उल्लंघन करते हैं तो आपको जो है उसके एवज में मुआवजा देना पड़ेगा। तो इस तरह का मुआवजा झारखंड सरकार का करीब 32,000 करोड़ का जो बकाया जो है इन कोल कंपनियों पर है कि इन लोगों ने पर्यावरण की जो सीमा थी उसका इन लोगों ने उल्लंघन किया है। दूसरा बकाया जो है वो है भूमि मुआवजा का, कि आप जो यहाँ पर कोल कंपनी जो यहाँ पे खदान खोल रही है तो आखिर किसी न किसी जमीन पे ही कर रही होगी ना, तो जो जमीन जो है उसके बदले में आपको मुआवजा तो देना पड़ेगा। और इस तरह का करीब जो है 41,123 करोड़ रुपया जो है, 1000 करोड़ का जो है बकाया जो है इन कोल कंपनियों पर है। अब प्रश्न उठता है कि ये कोल कंपनियां जो ये आज नहीं खुली हैं, ये कोल कंपनियां बहुत सारी हैं जिसको मैं जानता हूं, वो सबके सब जो है झारखंड निर्माण के पहले से खुली हुई है और उन लोगों ने इस जो उनको मुआवजा देना था या जो भुगतान करना था भूमि अधिग्रहण के बदले में, वो इन लोगों ने राज्य सरकारों को, पहले तो बिहार सरकार थी अब झारखंड सरकार है, उसको नहीं किया है। तो प्रश्न उठता है कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्या हेमंत सरकार सिर्फ जिम्मेदार है? जी नहीं, इसके लिए यहां पर झारखंड में अब तक जितनी भी सरकारें बनी है वो सबके सब जिम्मेवार है। आप किसी एक को नहीं कह सकते हैं कि ये मुख्यमंत्री या इसकी सरकार ने जो है मुआवजा वसूलने की कभी कोशिश की ही नहीं, बकाया रकम वसूलने की कभी कोशिश की ही नहीं। लेकिन इसके लिए सिर्फ जो पॉलिटिकल बॉस हैं, जो मुख्यमंत्री हैं या
संबंधित विभाग के जो मंत्री है सिर्फ वो नहीं है, उनके नीचे का अधिकारी है, कि जो अधिकारी है, अधिकारी वर्ग ने भी कोई पहल इन बकाया को वसूलने की कभी नहीं की। अब दोस्तों थोड़ा सा विषयांतर करते हुए एक कहानी आपको सुनाता हूं। लालू प्रसाद ने 90s में इंडिया टुडे को एक इंटरव्यू दिया था। उन्होंने कहा था कि मेरे बहुत सारे मंत्री हैं जो चपरासी बनने लायक नहीं है। अब प्रश्न उठता है कि जब इतने निकम्मा लोगों को लालू प्रसाद जी ने जब मुख्यमंत्री बनाया था, उसके बावजूद उनका जो पूरा का पूरा जो शासन था, शासन तंत्र था, वो किस प्रकार से सुचारू रूप से चल रहा था। उन्होंने किया ये था कि इनके नीचे, इन निकम्मे मंत्रियों के नीचे जो है सबसे योग्य अधिकारियों को लगा दिया था और उन अधिकारियों से कहा था कि आप जो है सीधे हमको रिपोर्ट कीजिए। तो वो अधिकारी सीधे उस विभाग से संबंधित जो भी मामला होता था उसका रिपोर्ट सीधे लालू जी को करते थे और लालू जी अपना काम चला रहे थे। यही चीज जो है पैटर्न मुलायम सिंह यादव ने, जब वो मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के, उन्होंने अपनाया था कि वो मंत्री किसी को ही बना देते थे, लेकिन उसके नीचे जो सचिव होता है, जो अधिकारी वर्ग होता है, वो हमेशा ही योग्य लोगों को रखा करते थे। यहीं पर एक और भी बात है कि भैया अधिकारी कितना भी सक्षम हो, घोड़ा कितना भी अच्छे नस्ल का हो, लेकिन जब तक घुड़सवार योग्य नहीं होगा आप घोड़ा को दौड़ा नहीं सकते। आप घोड़े को अधिकतम सीमा तक उसके स्पीड को नहीं ले जा सकते हैं। तो यहां पर अधिकारी वर्ग जो है झारखंड में, वो निकम्मे हैं, अच्छे हैं, भ्रष्ट हैं, ये एक अलग मुद्दा है। लेकिन जो घुड़सवार है, जो मुख्यमंत्री है, उसकी जिम्मेवारी बनती है कि वो अपने इन अधिकारियों से किस प्रकार से सुचारू रूप से काम ले सके। तो यहां पर जो पॉलिटिकल बॉस हैं, चाहे वो मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, उनको आप जरूर जिम्मेदार ठहरा सकते हैं। उनको आप कह सकते हैं कि उन्होंने भी अपना काम सही ढंग से नहीं किया। और जब आप केंद्र सरकार के पास जाते हैं किसी भी वित्तीय मामले को लेकर के, किसी भी वहां से कोई भी आपको अनुदान दान जो भी मिल रहा है उसके लिए जाते हैं, तो ये जरूरी है कि चाहे वो मंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, वो सबके सब जो है जो पूरी तैयारी के साथ जाए। उनके पास सारे आंकड़े होने चाहिए कि देखिए साहब, मेरा ये बकाया है, आपने अब तक हमको नहीं चुकाया है या हमको नहीं दिया है। तभी आप जो सो केंद्र सरकार से ढंग से बात कर सकते हैं और तभी केंद्र सरकार आपकी बातों पर ध्यान देगा। यहाँ पर जो है राजनीतिक बयान देना, मैं एक ढेला कोयला नहीं ले जाने दूंगा, इससे मामला सुलझने वाला नहीं है। इससे मामला और उलझेगा और बाद में जो है सो आपके लिए भी उसे संभालना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि इससे अराजकता आती है। और झारखंड कोई अलग देश नहीं है, ये देश का हिस्सा है। इसके उलट मान लीजिए कि अगर और अन्य राज्य कहे कि हम जो है झारखंड से कोई व्यापार ही नहीं करेंगे, तो आप भी कैसे सरवाइव करेंगे? ये तो सबके सब एक दूसरे पर निर्भर है और इसी निर्भरता के कारण सबके सब सरवाइव कर रहे हैं, चाहे कोई भी राज्य हो। इवन जो बॉम्बे जो कहा जाता है कि बहुत रिच है, महाराष्ट्र बहुत रिच स्टेट है, क्या वो अकेले सरवाइव कर सकती है? क्या वहां पर जो है वहां की अर्थव्यवस्था जो है अगर सब जगह से कट जाए तो क्या वो सरवाइव कर सकती है? ये संभव ही नहीं है। तो फिर है क्या? तो बीच का रास्ता निकालिए, मिल बैठकर बात कीजिए और जल्द से जल्द जो बकाया रकम है झारखंड का, उसको केंद्र से या जो उससे संबंधित केंद्र की जो कंपनियां हैं उनसे आप जो सो वसूलने का प्रयास करें। अब यहाँ पे दो चीजें कि एक ढेला कोयला नहीं ले आने की, दूसरा कि हम कोर्ट का रास्ता अपनाएंगे। तो कोर्ट का रास्ता अपनाने से भी आपको वर्षों तक उसका इंतजार करना पड़ेगा और झारखंड की जनता जो वर्षों तक इंतजार करने के लिए आपको मुख्यमंत्री तो बनाया नहीं है। अब यहाँ पर एक और राजनीति की आ रही है। राजनीति ये हो रही है कि यहाँ पर जो मंत्री हैं या झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस के जो भी नेता हैं, वो सबके सब ब्लेम कर रहे हैं बीजेपी को कि भाई तुम्हारे जो है 9 सांसद हैं, उसके साथ ही साथ तुम्हारे 2 मंत्री भी हैं केंद्र सरकार में, तो वो क्यों नहीं कर रहे हैं? भाई क्या आपने उन 2 मंत्रियों को झारखंड का जिम्मा दिया है? क्या आपने उन 2 मंत्रियों को कभी बिठा करके बात की? क्या आपने उन 2 मंत्रियों को बिठा करके बताया कि देखो भाई हमारा इतना जो है राज्य सरकार का पैसा बकाया है? आप उनसे सहयोग नहीं करना चाहते हैं, सिर्फ आप उन पर ब्लेम करना चाहते हैं। ब्लेम ये करना चाहते हैं कि देखो यहाँ से 2 मंत्री है लेकिन वो झारखंड के लिए कुछ नहीं कर रहा है। वो जो 2 मंत्री बनाए गए हैं उसमें से एक जो है रक्षा मंत्री हैं और दूसरी जो है महिला, वो जो है महिला विकास मंत्री है। आपका पैसा इन दोनों विभागों में कहीं अटका हुआ नहीं है।
जो अगर वो उनके विभाग में अगर पैसा अटका होता, अगर वो पैसा आपको नहीं दे रहे होते या उसके लिए कोई उपक्रम नहीं कर रहे होते, तब आप कह सकते थे कि देखो भाई ये दोनों मंत्री झारखंड के हैं लेकिन झारखंड के साथ में सौतेला व्यवहार कर रहे हैं। वो दोनों मंत्रियों का ये विभाग नहीं है। यहाँ पर जो है ये विभाग जो कोल मंत्रालय संबंधित है। आप जाइए और कोल मंत्रालय के जो मंत्री है उनसे बात कीजिए। रही बात कि अगर आप इतने ही झारखंड के हितों की बात करते हैं तो यहाँ से जो 14 सांसद हैं तो 14 के 14 सांसद मिलकर के संसद भवन के कहीं सेंट्रल हॉल में बैठ के बात करें, मिलजुल के एक रणनीति बनावें। और पहल किसी एक दल को नहीं करना है, पहल जो है सभी पार्टियों को करना है, चाहे वो झारखंड मुक्ति मोर्चा हो या फिर कांग्रेस हो या बीजेपी हो। इन सबको मिलकर के कहीं ना कहीं झारखंड की समस्याओं को जो है वो मिलकर के केंद्र के पास में रखना चाहिए। और यकीन मानिए कि जब आप मिलकर के केंद्र के पास में ये मामला रखेंगे तो कोई ना कोई समाधान तो अवश्य ही निकल के आएगा। अब रही बात कि इन पैसों पर आपको कितना सूद चाहिए, अब यहां भी पेच फंसेगा, क्योंकि ये मामला किसी एक वर्ष विशेष का नहीं है, ये वर्षों से चला आ रहा मामला है। तो प्रश्न उठता है कि आप पूरे पैसे को आज जोड़ लीजिए, बोलिए कि उस पर इतना सूद हमको दे दो। ये संभव नहीं है, क्योंकि मान लीजिए कि आपने किसी से 1000 रुपया 20 साल पहले लिया है और 500 रुपया जो है 2 दिन पहले लिया है, तो इन सब पे सूद की दर जो समान तो होगी नहीं, सब पे अलग अलग दर होगी ना। तो ये मामला जितना आसान और सीधा सा लोगों को दिखाई देता है, देखो भाई इतना पैसा बकाया है उस पे इतना सूद हुआ, ऐसा होता नहीं है। मैं फिर बार बार कह रहा हूं कि आपको अधिकारियों को, सक्षम अधिकारियों को इस कार्य के लिए लगाना ही होगा और सक्षम अधिकारी ही इसको जो है किसी तरह से कैलकुलेट करके आपको सही रकम का जो है ब्यौरा देंगे और तभी ये पैसा झारखंड को मिल सकता है। और अगर नहीं मिला दोस्तों तो ये हेमंत सोरेन के लिए व्यक्तिगत रूप से, राजनीतिक रूप से बहुत बड़ा झटका साबित होगी, क्योंकि जिन योजनाओं को वो यहां लागू करना चाहते हैं, जिन योजनाओं की उन्होंने घोषणा करके रखी है, अगर ये पैसा केंद्र सरकार से इनको नहीं मिलता है तो उन योजनाओं को कभी भी किसी भी हालात में जो है लागू नहीं किया जा सकता है। आप हर राज्य जो है केंद्र सरकार से कर्ज लेती है, लेकिन उस कर्ज की भी एक सीमा है। अगर आप उस सीमा को पार करेंगे तो आपको वहां से भी कुछ नहीं मिलने वाला है। अभी ये कर्नाटक सरकार जो है, चूंकि वो कर्ज की सीमा क्रॉस कर चुकी है, तो वो सुप्रीम कोर्ट में गई है कि हमको और पैसा दिलवाओ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनको कोई इंटरटेन नहीं किया। उनको कहा कि जाकर के आप केंद्र सरकार से बात कीजिए। तो भगवान न करे कि कल के तारीख में झारखंड की स्थिति जो है, झारखंड की आर्थिक स्थिति जो है उस जगह पर पहुंच जाए कि जब जो इनको केंद्र सरकार द्वारा जो इनको कर्ज मिलना उसकी सीमा को भी ये पार कर जाए, और उसके बाद स्थिति बहुत ही भयावह होगी दोस्तों। बहुत ही भयावह ये होगी कि फिर यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर और इस सब की तो बात ही छोड़ दीजिए, जो राज्य सरकार के अधिकारी उनको सैलरी तक नहीं मिलेगी। एक समय ऐसा आवेगा, क्योंकि जितने बड़े पैमाने पर चुनाव से पहले योजनाओं को लागू किया गया है और उस पर जो रकम जो खर्च हो रही है उसको राज्य सरकार अपने कितना भी वित्तीय अनुशासन कर ले, वैसे झारखंड सरकार से वित्तीय अनुशासन को उम्मीद करना भी बेकार है, लेकिन अगर आप कर भी लें तब भी आप इन योजनाओं को लागू नहीं कर सकते हैं। आप सिर्फ इतना कर सकते हैं कि झारखंड के लोगों को गुमराह कर सकते हैं कि भैया देखो मेरा पैसा है, हाय हाय, अगर पैसा मिल जाता तो हम ये कर देते। लेकिन उसको पाने के लिए तो आपको उपक्रम करना पड़ेगा ना, उसको पाने के लिए आपको प्रयास तो करना पड़ेगा। तो जल्द से जल्द जो है कमर कसिए और उस रकम को पाने का प्रयास कीजिए। आज के अंक में दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार।